नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्र की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगरपुर कॉलेज बीकानेर। समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। आज का अपना विषय है समूहों का वर्गीकरण और कुछ प्रकार। समूहों का वर्गीकरण एवं कुछ प्रकार। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों को वर्गीकृत करना एक कठिन कार्य है। फिर भी समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर बने मानव समूहों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वर्गीकरण के आधार के रूप में सदस्यों की संख्या, स्थायित्व, हम की भावना, आकांक्षा, प्रकार्य तथा सामाजिक संबंधों की गहनता को विशेष महत्व दिया गया है। अपने बात करेंगे नंबर 1 पॉइंट, सदस्यों की संख्या के आधार पर। समूह छोटे भी हो सकते हैं तथा बड़े भी। एक समूह में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे, यह सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। जॉर्ज सैमुअल जॉनसन तथा हॉमन्स ने छोटे समूह को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। छोटे समूहों के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीयता जानकारी मिलती है। हॉमन्स ने स्वयं 5 छोटे समूहों का अध्ययन किया है। हॉमन्स ने बताया है कि मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूह के रूप में है। व्यापार, गिल्ड्स, धर्म, वर्ग, राष्ट्र, साम्राज्य, संस्कृतियाँ, सभ्यता सभी विघटित की गई, तोड़ी गई, इन्हें नष्ट किया गया, लेकिन प्रत्येक सामाजिक विघटन के माध्यम भी छोटे समूह अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें। हम किसी भी ऐसे समाज को नहीं जानते जिसमें यह नहीं पाए जाते हों छोटे समूह विनाशकारी शक्तियों के बावजूद भी अपने को जीवित रख सकें। यह सत्य इतना महत्वपूर्ण है कि हमें यह कहने को प्रेरित करता है कि छोटे समूह मौलिक सामाजिक इकाई है। छोटे समूह की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए मोहम्मद का कहना है कि इसके सदस्यों में सक्रियता दिखलाई जा पड़ती है, जिनमें अंत्यक्रिया का प्रतिमान काफ़ी सुदृढ़ता लिए होता है। ये प्रमुखतः भावना प्रधान होते हैं तथा इनके सदस्य सामाजिक आदर्श प्रतिमानों के कारण एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर मैकैवर एंड पेच ने राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूह का उल्लेख किया है। अनेक विद्वानों ने समान हितों के आधार पर बड़े समूह के अस्तित्व को स्वीकार किया है। मार्टन ने अंत्यक्रिया की प्रक्रिया के कारण राष्ट्र को समूह के रूप में स्वीकार नहीं किया। फिर भी इतना तो निश्चित है कि एक राष्ट्र के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और साधारणतः लोग राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक होते हैं। नंबर 2, दूसरा पॉइंट अपना स्थायित्व के आधार पर समूह को स्थायी एवं अस्थायी समूह के रूप में। स्थायी के आधार पर समूह को स्थायी एवं अस्थायी समूहों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जैसे परिवार, नातेदारी समूह, शिक्षण संस्था आदि। इनकी हर समय आवश्यकता बनी रहती है। यह समूह स्थिर समूह की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर कुछ अस्थिर समूह भी पाए जाते हैं, जैसे भीड़ एवं श्रोता समूह, जो बहुत ही कम समय के लिए समूह के रूप में बने रहते हैं। कुछ समूह किसी विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर बनाए जाते हैं। कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री बॉटोमोर ने स्थिर और अस्थिर समूह के बीच समूह के एक विशेष प्रकार अर्ध समूह या आवासीय समूह का उल्लेख किया है। बॉटोमोर ने बताया है कि यहाँ व्यक्तियों का एक ऐसा योग है जिसमें संरचना अथवा संगठन का अभाव होता है, जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञता अथवा कम जागरूक हो सकते हैं। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह अर्ध समूहों के उदाहरण हैं। ये अर्ध समूह कभी भी संगठित सामाजिक समूह में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में कोई भी सामाजिक वर्ग कभी भी सामाजिक राजनीतिक दल के रूप में संगठित हो सकता है, जैसे
आंतर अंत समूह और बाहरी समूह। नंबर 3, हम की भावना के आधार पर। नंबर 3 है हम की भावना के आधार पर। हम की भावना के आधार पर अंतर समूह और बाहरी समूह। यह वर्गीकरण समनर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। समनर ने 2 प्रकार के समूह बताए हैं, एक आंतरिक समूह और एक बाहरी समूह। आंतरिक समूह को हम समूह और बाहरी समूह को वे समूह के नाम से पुकारा जाता है। आंतरिक समूह को हम क्या कहते हैं? हम समूह, और बाहरी समूह को वे समूह कहा जाता है। एक अंत समूह के सदस्यों में आपस में हम की भावना पाई जाती है। इसी भावना के कारण अंत समूह के सदस्यों में एकता दिखाई पड़ती है। एक अंत समूह के सदस्य अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ तथा अन्य समूह को हीन मानता है। एक अंत समूह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जब हम बाहरी समूह पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इस समूह में भी वे सभी विशेषता पाई जाती हैं जो एक अंतर समूह में पाई जाती है। अतः अंतर समूह और बाहरी समूह एक दूसरे के विपरीत विशेषता वाले समूह न होकर हम और वे समूह की भावना पर आधारित होते हैं। अंतर समूह और बाहरी समूह। अंतर समूह और बाहरी समूह का कोई निश्चित विशिष्ट आकार नहीं होता। एक अंतर समूह परिवार जितना छोटा, विश्व जितना विस्तृत हो सकता है। एक अंतर समूह में वे सब लोग आते हैं जिन्हें हम सर्वनाम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, अर्थात जिन्हें हम अपना समझ सकते हैं। हमारा परिवार, कक्षा, कॉलेज, देश हमारे लिए अंतर समूह हैं। जिन समूह को हम अपने नहीं समझते वे बाहरी समूह के अंतर्गत आते हैं। अंतर समूह के सदस्य एक दूसरे से साधारणतः सहयोगी एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, परंतु बाहरी समूह के सदस्यों के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिद्वंद्विता, भय, संदेह तक की भावना पाई जाती है। विभिन्न राजनीतिक दलों, श्रमिक संगठनों एवं राष्ट्रों में कई बार एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की भावना दिखाई पड़ती है। आर्गवन एवं निष्काप का विचार है कि हम अपने अंतर समूह के सदस्यों के लिए सहानुभूति एवं सहकारिता की भावना पाई जाती है, जबकि इसके विपरीत बाहरी समूह के प्रति विरोधी भावना पाई जाती है। इसके प्रति भय, संदेह, घृणा आदि के भाव पाए जाते हैं। नंबर 4, प्रक्रियात्मक आधार पर। व्यक्तियों के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के समूह निर्मित हो जाते हैं। व्यक्ति की शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आधार पर बने समूह के माध्यम से होती है। नगरों में अनेक शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संगठन, राजनीतिक दल, क्लब, संगीत मंडली आदि दिखाई पड़ते हैं। गिडिंस तथा गिलिन नामक विद्वानों ने इन समूहों को ऐच्छिक तथा अनैच्छिक समूह के रूप में समझाया है। प्रक्रियात्मक समूह सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोरनो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। उनकी मान्यता है कि प्रक्रियात्मक दृष्टि से बड़े समूह में पाए जाने वाले छोटे मैत्रिक समूह सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज विश्व नगरीय क्षेत्रों में व्यक्ति अपने जातीय समूह से इतना घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं है जितना कि प्रक्रियात्मक समूह से है। नंबर 5, आकांक्षा का आधार समूह, संदर्भ समूह। यह भी समूह निर्धारित एक महत्वपूर्ण आधार है। आर के मार्टन ने इस आधार पर संदर्भ समूह की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है। मार्टन उस समूह को संदर्भ समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों, मूल्यांकनों तथा व्यवहारों को प्रभावित करती है। स्टाउफर अन्य साथियों ने अमेरिकी सिपाहियों की आकांक्षाओं, व्यवहारों, कुंठाओं का अध्ययन किया और उन्होंने संदर्भ समूह के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। संदर्भ समूह को परिभाषित करते हुए शेरिफ
ने लिखा है कि संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनमें व्यक्ति अपने को समूह के सदस्य के रूप से संबंधित करता है तथा मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित होने की आकांक्षा रखते हैं। ये वे समूह होते हैं जिनके आदर्श, मूल्य, आचरण, प्रतिमान आदि को हम आदर्श मान लेते हैं और इसलिए उस समूह से कम मनोवैज्ञानिक तौर पर संबंध बनाए रखना चाहते हैं या संबंध बनाए रखने की आकांक्षा हम में होती है। मार्टन की मानता है कि सापेक्षहीनता के कारण संदर्भ समूह का निर्माण होता है। सापेक्षहीनता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के मन में अपने समूह के प्रति हीनता के भाव जागृत होते हैं। वे किसी अन्य समूह के ऊंचा समझने लगते हैं, उसे हम अपने समूह की तुलना में श्रेष्ठ मानने लगते हैं। यह अन्य समूह जिसे वे श्रेष्ठ मानते हैं, जिसका वे सदस्य बनना चाहता है, जिसके अनुरूप व्यवहार करने का, जिसके मूल्यों एवं जीवन के तरीकों को अपनाने का प्रयत्न करता है, व्यक्ति का संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह सदैव अपेक्षाहीनता के कारण ही नहीं बनते बल्कि महत्वाकांक्षाओं के कारण भी। व्यक्ति अपनी किसी परिस्थिति से संतुष्ट होते हुए भी किसी लक्ष्य विशेष की प्राप्ति के लिए अथवा अपनी किसी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी समूह को अपना एक संदर्भ समूह बना लेता है। नंबर 6, सामाजिक संबंधों के आधार। सामाजिक संबंधों का आधार यह भी समूह के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। यह सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर समूह का वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया गया है। इस दृष्टि से चार्ल्स कूले के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। चार्ल्स कूले धृष्टता के आधार पर सामाजिक समूह या प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादन करते हैं। बाद में समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह से भिन्न विशेषताएं वाले समूह को द्वितीय समूह के नाम से संबोधित किया है। मैकैवर एंड पेज ने हितों की पूर्ति, भूभाग, सदस्यों के सामान्य नियम, व्यवहार, उपस्थिति, प्रतिष्ठा, आर्थिक स्तर, अवसर की भिन्नता, शारीरिक लक्षण आदि के आधार मानकर समूह का व्यापक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। मैकैवर एंड पेज के अनुसार वर्गीकरण के प्रमुख 3 आधार बताए हैं। नंबर 1, संयुक्त प्रादेशिक इकाइयाँ जैसे समुदाय, जनजाति, ग्राम, गांव, पड़ोस आदि। नंबर 2, हित चेतन इकाइयों वाले समूह जिनका संगठन स्पष्ट नहीं होता, जैसे अभिजात वर्ग, प्रतिस्पर्धा वर्ग, भीड़ आदि। नंबर 3, हित चेतन संगठन जिनका स्पष्ट और निश्चित संगठन है, जैसे पड़ोस, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह, क्लब आदि हैं। नेक्स्ट क्लास में अपनी बात करेंगे विद्यार्थियों, प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह क्या है।